हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चर्चा का विषय हमेशा से रहा कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे, उन्हें क्या मिला, और अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहे कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये भी जानेंगे कि भारत रत्न के बारे में, कि भारत रत्न में क्या क्या मिलता है, भारत रत्न का किस प्रकार कैसा पदक होता है, वो सब के बारे में आज हम जानेंगे। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड जितने भी जानकारी हैं उसके बारे में आज हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म, पहले संदर्भ समझते उसके बाद जन्म मरण तो समझेंगे ही। देखिए, कर्पूरी ठाकुर अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में रहे हैं। संदर्भ, प्रख्यात समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद, ठीक, भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको हम लोग भारत रत्न कहते हैं, भारत का अगर सबसे बड़ा कोई पुरस्कार है नागरिक पुरस्कार तो उसको कहते हैं भारत रत्न। क्या? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये चीज यहां पे नोट करने की चीज है कि समाजवादी नेता थे, ये समाज के प्रति अपना कर्तव्य दायित्व अच्छे से निभाते थे। ये भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता उनको भारत रत्न मिला। कब मिला? तो मरने के बाद। ऐसा नहीं कि जीते जी मरा, मरने के बाद इनको मरणोपरांत ये जो भारत रत्न है ये इनसे सम्मानित किया गया है। अब आते हैं इनका जन्म कब हुआ था वो देखिए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 ग्राम पितौझिया, आजकल जिसको कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, तो कौन जिला में पड़ता है? तो याद रखिएगा, ये समस्तीपुर जिला में पड़ता है। कौन जिला में पड़ता है? समस्तीपुर जिला में। तो तय याद हो गया कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी ये नेता थे। तो मुख्यमंत्री थे। इनको मरने के उपरांत, मरने के बाद इनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो दिया गया। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ग्राम पितौझिया, जिसको आजकल कर्पूरी ग्राम भी कहते हैं, और कौन सा जिला है? तो समस्तीपुर जिला है। इतना क्लियर हो गया। देखिए, अब आगे जानते हैं। इनकी मृत्यु जो हुई, ये जन्म 24 फरवरी 1924 को इनका जन्म हुआ। 24 फरवरी 1924 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 17 फरवरी 1988 को पटना में हुआ। 17 फरवरी 1988 को कहां हुआ इनकी मृत्यु? तो पटना में हुआ। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। अब ठाकुर सब टाइटल से, ये जात के मतलब कहा जाए तो हजाम थे। पिता का नाम था गोकुल ठाकुर, माता का नाम था रामदुलारी देवी। किनकी माता का नाम? तो कर्पूरी ठाकुर। इनको उपनाम, इनको कौन नाम से जाना जाता है? तो इनको जननायक कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनका उपनाम जो है जननायक दिया गया। ये बिहार के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। कब कब रहा? 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, बहुत कम समय के लिए रहे। और फिर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक रहे। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कितनी बार? 2 बार। एक बार रहे 22 दिसंबर 1970 से लेके 2 जून 1971 तक, और दूसरी बार 24 जून 1977 से लेके 21 अप्रैल 1979 तक रहे। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री ये भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। कब रहे? तो 5 मार्च 1967 से लेके 31 जनवरी 1968 तक। ठीक है। कब रहे? तो 5 मार्च 1967 से लेके 31 जनवरी 1968 तक। डॉट क्लियर। अब यहां उस समय जब ये उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय कोई ना कोई मुख्यमंत्री थे। उस समय के मुख्यमंत्री का नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। जिस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे 5 मार्च 1967 से लेके 31 जनवरी 1968 तक, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है। अब आइए, इतना ही नहीं, ये एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, जिसको आज हम लोग, हमारे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है CM कॉलेज,
ठीक है। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा की पढ़ाई छोड़ दी और 26 महीने जेल में बिताए। कितने महीने जेल में बिताए? भारत छोड़ो आंदोलन जो मुहिम चली थी, जो आंदोलन चला था, उसमें अपना ये छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 26 महीना कहां बिताए? जेल में बिताए। आइए अब आगे देखते हैं क्या वो विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक समानता और हिंदी भाषा को बढ़ाया। इन्होंने क्या किया? तो हम कहेंगे कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक समानता और खास करके हिंदी भाषा को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में शामिल थे। मतलब जो समाज में छोटे जात के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर तबके के लोग हैं, उन्हें उठाने का इन्होंने काम किया। वे समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। इनका मानना था कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज से आते हैं, उसका उत्थान करें। समाजवादी विचारधारा होना कि ये प्रबल समर्थक थे, मतलब उनको ज्यादा सपोर्ट करते थे समाजवादी विचारधारा को। उसके बाद इसके बारे में देखें क्या, सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक का मतलब समाज और आर्थिक तो समझते हैं, रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान की वकालत करने की उनकी नीतियां बिहार की राजनीति और सामाजिक न्याय पर केंद्रित नीतियों को वर्तमान में भी प्रभावित करती रहती है। आज कि जो समय में है उनकी जो नीतियां रही है, आज उनको जो पिछड़े वर्ग की वकालत करने के लिए उनकी नीतियां बिहार की राजनीतिक और सामाजिक न्याय पर केंद्रित नीतियों को वर्तमान में भी प्रभावित करती रहती है। आज भी उनकी नीति प्रभावित करती है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा आयोजित नवीनतम जाति जनगणना भी शामिल है। उन्हीं से इंप्रेस होकर बिहार सरकार ने हाल फिलहाल में जातीय जनगणना कराया और उसको सार्वजनिक करा कि इस जाति के इतने लोग हैं। इनका मानना था जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक होना चाहिए। ठीक है, उसी पे ये काम करते थे, जिसमें बिहार सरकार द्वारा आयोजित नवीनतम जाति जनगणना ठीक भी शामिल है। उन्होंने, आइए किन्होंने, कर्पूरी ठाकुर ने भूदान, ग्रामदान और सर्वोदय आंदोलनों में भी भाग लिया। कौन आंदोलन? भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलनों में भी क्या किया? भाग लिया। वह 1952 में पहले आम चुनाव के दौरान सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बने। कब? सबसे पहली बार 1952 में। यह याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा, यह हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वह सबसे पहली बार किस पार्टी से चुनाव जीते, तो कहेंगे सोशलिस्ट पार्टी से। कब? तो 1952 में। कहां से? तो ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से। ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से, इतना याद रखना। पहली बार विधानसभा के सदस्य बने, यानी विधायक बने। उसके बाद आइए आगे, उन्हें 1960 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल के दौरान, 1960 में केंद्र सरकार की जो कर्मचारी थे, आम हड़ताल के दौरान पीएनटी कर्मचारियों का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया। पीएनटी कर्मचारी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया गिरफ्तार? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनको गिरफ्तार कब किया गया कर्पूरी ठाकुर को, तो 1960 में आम हड़ताल के दौरान पीएनटी कर्मचारियों को के लिए जो थे, उस पे ऐसे कह सकते हैं केंद्र सरकार का पोस्ट टेलीग्राफ कर्मचारी होता, उसके नेतृत्व में गिरफ्तार इनको किया गया था। अब आइए 1970 में उन्होंने टेल्को मजदूरों के हितों को बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया। कितने दिनों तक? 28 दिनों तक उन्होंने आमरण अनशन किया। कब? 1970 में टेल्को मजदूरों के हितों को बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया। आइए, बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में, बिहार के शिक्षा मंत्री ये रहे, मुख्यमंत्री तो रहे और भी मुख्यमंत्री के रीजन में इन्होंने शिक्षा मंत्री भी पहले रहे। बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिक पाठ्यक्रम से अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाया। और आज ही वही उन्हीं का दिन है कि आजकल बिहार के जितने भी बच्चे होते हैं मैथ्स में बहुत तेज होते हैं और भी विषयों में सब चीज, लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है क्योंकि इंग्लिश पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो अनिवार्य है नहीं। तो किसने हटाया? आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने हटाया बिहार से मैट्रिक पाठ्यक्रम से अंग्रेजी जो अनिवार्य विषय था, उसको किसने हटाया? तो क्या होगा? बिहार के शिक्षा मंत्री जो थे कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने हटाया। 1970 में उन्होंने बिहार के पूर्ण
शराबबंदी भी लागू की थी। कब लागू करी थी? 1970 में। सबसे पहली बार 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू थी। फिर बाद में चालू हुआ और फिर 2015 में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया? बिहार में पूर्ण रूपेण फिर से शराबबंदी कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या आते हैं। 1974 से 1977 के दौरान उन्होंने और अन्य प्रमुख नेताओं ने बिहार छात्र आंदोलन, कौन? तो 1974 से लेकर 1977 तक यानी 3 सालों के अंतराल, 3 सालों में बिहार छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। 3 सालों तक उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर ने और अन्य प्रमुख नेताओं ने एक बिहार छात्र आंदोलन और दूसरा संपूर्ण क्रांति आंदोलन का क्या किया? नेतृत्व किया। ठीक, उसके बाद आइए, वह छठी लोकसभा यानी 1977 से 1979 तक चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार, जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से चुने गए। संसदीय, कौन संसदीय क्षेत्र से? तो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से चुने गए। लेकिन 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए 3 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। वो तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से 1977 से 1979 छठी लोकसभा में उन्होंने जीता। लेकिन 1977 में हम पहले पढ़े कि बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 3 महीने के बाद अपने उस पद से वो क्या करे? सांसदीय जो संसद का जो पद होता है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आइए 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में, क्या कहोगे? बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण मॉडल पेश किया। कितने प्रतिशत? कब? 1977 में मुख्यमंत्री बने और 1978 में उन्होंने 26% पिछड़े वर्ग, जो जाति हमारे देश में है, जाति व्यवस्था है, जो जाति में बटा हुआ, तो पिछड़े वर्गों के लिए 26% आरक्षण मॉडल पेश किया। इस स्तरित आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम कहते हैं ओबीसी, को 12%, अति पिछड़ा वर्ग यानी इसको अति पिछड़ा वर्ग को कहते हैं ईबीसी, ठीक है, ईबीसी को 8, महिलाओं को 3 और उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 3%। सबसे पहले अगर बिहार में आरक्षण दिए तो कर्पूरी ठाकुर का देन है। उसके बाद आइए उनके सबसे उल्लेखनीय योगदानों में बात करें। योगदान है ये, योगदानों में से एक मुंगेरी लाल आयोग का रिपोर्ट कार्यान्वयन था। इस आयोग ने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण की सिफारिश की। सबसे महत्वपूर्ण आयोग मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन किया, जिन्होंने पिछड़े मतलब बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण की सिफारिश पेश करी कि नहीं, यहां उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसने अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में पेश किया। सामाजिक मतलब इनका कहना था कि सामाजिक न्याय मिलेगा अगर उनको आरक्षण मिलेगा, तो एक कदम के रूप में पेश किया। यह प्रसिद्ध मंडल आयोग से पहले एक अग्रणी हुआ। प्रसिद्ध, इसको मंडल आयोग कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर का ही देन था। अब आते हैं अगला हमारा टॉपिक जो हो रहा है, मुंगेरी लाल आयोग के मुख्य सुझाव क्या क्या हुए। मुंगेरी लाल आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे, अब इसको हम यहां समझेंगे। आज हमारे बिहार में कुछ दिन पहले आर्थिक जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है, जहां उसके बाद जो आरक्षण मिलता था उस आरक्षण को भी बढ़ा दिया है। पहले 18% था, अभी उसको 25% कर दिया गया ओबीसी वाले को। ठीक है, अब आइए क्या है उसमें, ओबीसी बीसी अलग हो जाता है, बीसी बीसी। देखिए, देश की आजादी के 23 साल बाद, देश हमारा आजाद कब हुआ पता ही, 15 अगस्त 1947 को। उसके 23 साल बाद यानी 1970 को बिहार सरकार ने विभिन्न जातियों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाने के लिए मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया। क्या मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया? कौन आयोग का गठन किया? मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया। कब किया? तो देश की आजादी के 70 साल बाद। कितने साल बाद? देश की आजादी के 70 साल बाद, 70 साल या 23 साल बाद 1970 में बिहार सरकार ने बिहार सरकार जो थी, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम रखा मुंगेरी लाल आयोग। ठीक, उसके बाद आइए, मुंगेरी लाल आयोग ने 1975 में अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी।
1970 से उन्होंने काम करना शुरू किया और 1975 में अपनी रिपोर्ट जो है वो किनको सौंपा, बिहार सरकार को सौंपा। आइए, यह रिपोर्ट 1978 में बिहार मुख्यमंत्री, यानी जो मुख्यमंत्री उस समय कर्पूरी ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत की गई। कब की गई? तो 1975 में बिहार सरकार को सौंपी और 1977 में जो मुख्यमंत्री बने, 1978 में कर्पूरी ठाकुर वो क्या किया, विधानसभा में उसको प्रस्तुत करे। उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ फिर। मुंगेरीलाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों और व्यवसाय में प्रतिनिधित्व के आधार पर 128 पिछड़ी जातियों की एक सूची तैयार की। कितनी? 128 पिछड़ी जातियों की एक सूची तैयार करी। ठीक है, किस किस में? तो समाज में पिछड़े हुए हैं, जो शैक्षणिक शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, जो और भी सरकारी नौकरी में पिछड़े हुए हैं, व्यवसाय में पिछड़े हुए हैं, में प्रतिनिधित्व के आधार पर 128 जातियों का उन्होंने एक क्या बना लिया, समूह बनाया और उसकी पूरी एक सूची तैयार करी। इस आयोग ने, मुंगेरीलाल आयोग ने इन 128 जातियों को पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कहा। क्या कहा? बीसी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जिसको ईबीसी कहते हैं, ईबीसी श्रेणियों में विभाजित किया। क्या कहोगे? ईबीसी श्रेणियों में क्या किया? विभाजित किया। 34 जातियों को पिछड़े वर्ग में और 94 जातियों को अति पिछड़े वर्ग में रखा गया। अब देखिए, 128 में से 34 को बीसी में रखा, माने पिछड़ा वर्ग में रखा, और 94 को किस में रखा? अति पिछड़ा यानी ईबीसी में रखा। ठीक, उसके बाद आइए, मुंगेरीलाल आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में 26%, कितने प्रतिशत? ध्यान से सुनिएगा, 26% और शैक्षणिक संस्थानों में 24% आरक्षण की सिफारिश की। मांगा कि पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी में कम से कम 26% और जहां स्कूल कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं उसमें 24% आरक्षण की सिफारिश करी कि इतना हमको कम से कम आरक्षण क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए फिर क्या हुआ। बाद में इस सूची में और जातियां जुड़ गई। बाद में जैसे जैसे देखे कि और कमजोर तबका है समाज का और कमजोर कोई जाति रह गई है तो उसमें और भी जातियां जुड़ गई। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जातियों की संख्या 150 के करीब है। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग मतलब जातियों के जो वर्ग में जो जाति है उसकी संख्या 150 है। याद रखिएगा कि वर्तमान में अति पिछड़ा या पिछड़ा जिसको हम बीसी और एबीसी कहते हैं उनमें जातियों की संख्या कितनी है तो 150 के करीब है। बिहार की नवीनतम जाति जनगणना मुंगेरीलाल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। किसकी आधार पर है? मुंगेरीलाल आयोग की के आधार पर। क्या रिपोर्ट के आधार पर क्या है? अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है उसी पर आधारित है। इस आयोग के बाद 1979 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। ये जब सफल हुआ तो 1979 में सरकार ने क्या करा? मंडल आयोग का गठन किया। आप बहुत सारे नेता के मुंह से सुनते होंगे कि मंडल आयोग आया, गरीबों के लिए ये लाया, छोटी जातियों के लिए ये लाया, हमारा आरक्षण है। ये सब चीज यहीं से शुरुआत होता है। सब कर्पूरी ठाकुर की देन है। अब आगे आइए नोट। अब आते हैं, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, जननायक के उपनाम से जाना जाता है, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। बहुत सारे मतलब क्या होता ना कि आप जननायक लोकनायक में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और लोकनायक किनको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है, अजय प्रकाश को कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये बहुत पॉपुलर नेता हुए, हमारे बिहार के बहुत प्रसिद्ध नेता हुए। आइए, भारतीय रेलवे में उनकी स्मृति में दरभंगा और अमृतसर के बीच जननायक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करती है। क्या? भारतीय रेलवे उनकी स्मृति माने उनकी यादगार में उनको सम्मानित करने के लिए दरभंगा और अमृतसर के बीच जननायक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन करती है। ठीक है, यह रेलवे विभाग करती है, भारतीय रेलवे। कर्पूरी ठाकुर द्वारा धारण किया गया अन्य पद। अब कौन कर्पूरी ठाकुर कौन कौन अन्य पद धारण करे थे उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले वो जो है लाइब्रेरियन हुए, युवा पुस्तकालय जिसको कहां तो पितौजिया जहां उनका जन्म हुआ था वहीं लाइब्रेरियन हुए ये। उसके बाद और देखिए कौन कौन पद। एक शिक्षक रहे मध्य विद्यालय में, कहां? अपने ही गांव के
स्कूल में, मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल में एक शिक्षक रहे, सहायक सचिव रहे, क्या चीज के, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के असिस्टेंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव कहेंगे, सदस्य रहे, अखिल भारतीय हिंद किसान पंचायत, अखिल भारतीय हिंद मतलब किसान पंचायत के उसमें के मेंबर थे, सदस्य थे। उसके बाद सदस्य रहे बिहार राज्य स्तरीय भूदान और सर्वोदय समिति, जो मैंने पहले पढ़ाया था, भूदान, ग्रामोदय, सर्वोदय, ये सब में उन्होंने क्या करा, ग्रामदान जिसको सर्वोदय समिति के, उसमें भी ये सदस्य रहे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रहे, सोशलिस्ट पार्टी के क्या रहे इन्होंने, अध्यक्ष रहे। उसके बाद और आगे देखिए क्या है, अब आते हैं भारत रत्न के बारे में। हमने जाना कि इनको भारत रत्न मिला, तो भारत रत्न तो मालूम है कि भारत रत्न के बारे में अब तथ्य जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अगर पुरस्कार है नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे तथ्य बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन ये हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। पहले इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए पहले भारत रत्न के बारे में मुख्य तथ्य क्या क्या है, भारत रत्न के बारे में मुख्य तथ्य उसको हम पढ़ेंगे। देखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर पूछे भारत रत्न क्या, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को मतलब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई, याद रहेगा को, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, याद रहेगा। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें प्राप्तकर्ता बने। कितने, 49वें प्राप्तकर्ता बने हैं कर्पूरी ठाकुर। यह पुरस्कार मानवीय योगदान के किसी भी क्षेत्र, असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। अब इमेजिन करो कि भारत रत्न अभी तक देश आजाद होने में, आजाद हुए 75 साल से अधिक हो रहे हैं, अब वहां अभी तक मात्र 49 लोगों को ही भारत रत्न मिला है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसे क्या इसमें करने पड़ते हैं कि जो भारत रत्न मिलते। देखिए यह लिखा, यह पुरस्कार मानवीय योगदान के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब जो बहुत अच्छा काम करे, और मतलब बहुत अच्छा काम करे समाज के लिए, पूरे किसी भी क्षेत्र में, उसको क्या कहा जाता है, मानवीय योगदान में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, भारत रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा। अब भारत रत्न मिलने की प्रक्रियाएं कैसे होती है वो समझिए। तो भारत रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री, किनको करते हैं, द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे कि फलाने व्यक्ति को, इन व्यक्ति को, ये समाज में भी ऐसे ऐसे हो जिनको राष्ट्रपति से की जाती है, जिसमें प्रति वर्ष अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। हर साल मैक्सिमम 3 को, अधिकतम 3 को, तीनों को दिया जा सकता है। 3 नामांकित व्यक्तियों को पुरस्कार देने का प्रावधान है, 3 से ज्यादा को नहीं दिया जाता है। एक साल में मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति को पुरस्कार मिल सकता है, तो 3, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत योगदान, आप सोच सकते हैं आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल प्लस हो रहे हैं, और वहां से हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे कितने व्यक्ति को अभी तक मिले हैं। अब आगे समझिए आप इस बात को, भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता। अब कहोगे कि सर ये भारत रत्न होता क्या, बहुत दिन से सुने हैं भारत रत्न। तो आप इसको समझिए कि भारत रत्न एक बहुत बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मान में अगर को कुछ मिलता होगा, मिलने के लिए देखिए भारत रत्न प्राप्त कर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, एक सनद यानी प्रमाण पत्र होता है, और एक पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक मिलता है। भारत रत्न के साथ कोई आर्थिक अनुदान जुड़ा नहीं हो। आप कहोगे कि कोई पैसे वैसे मिलते होंगे, ऐसे कुछ बात नहीं, पैसे नहीं मिलते, ये एक अवार्ड है, एक सम्मान है। जो देखिए भारत रत्न प्राप्त करता भारतीय वरीयता क्रम में 7वीं यानी 7A रैंक पर है। कैवी रैंक पर है, 7A रैंक पर है, 7वीं रैंक में है। आइए, भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इनको 1954 में मिला था। ठीक, कब मिला था, तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिला था सबसे पहले। ये पहले प्राप्तकर्ता 1954 में। कब हुए, 1954 में। अब आगे देखिए क्या है, प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता था। पहले जब इसकी शुरुआत हुई
मरने के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था। ठीक है, इस मानदंड को 1966 में बदला गया। इसको 1966 में क्या किया गया? बदला गया। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम आता है सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक सीवी रमन। इनको कब मिला था? 1954 में। लेकिन पहले मरने के बाद नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 में इसको बदला गया। तो सबसे पहले अगर पूछे मरने के बाद किनको, मतलब किनको भारत रत्न से पहले मरणोपरांत पाए, तो क्या कहोगे? उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनको मरने के बाद सबसे पहले सम्मानित किया गया। कहोगे लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक, अब आइए आगे आते। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के फैसले को उनकी मृत्यु पर विवाद के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। अब सब हम लोग जानते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस की मतलब मृत्यु की जो सच्ची खबर होती है ये हमें पता नहीं लगा था, तो सम्मानित किया गया भारत रत्न से कि अब वो मर गए हैं, तो उनके फैसले को सरकार जो भी हुआ तो आलोचना का सामना करना पड़ा था। लोकतंत्र में तो होता ही है। 1997 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको दिया गया भारत रत्न रद्द कर दिया गया था, तो 1992 में मिला। अब कोर्ट का चक्कर तो जानते हो कि कितना लंबा चलता है, तो 1992 इसको आलोचना करना पड़ा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके जो दिया गया भारत रत्न क्या करना पड़ गया? रद्द करना पड़ गया। यह पहला और आज तक का एकमात्र अवसर है जो जब पुरस्कार की घोषणा की गई लेकिन वापस ले लिया गया। ऐसी आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पुरस्कार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको वापस ले लिया गया। आइए आज तक की बात है। 1999 एकमात्र वर्ष था जब भारत रत्न 4 लोगों को प्रदान किया गया था। अब कहोगे सर कि भारत रत्न के बारे में हम जानते हैं कि अभी अभी आपने पढ़ाया कि एक बार में आपने अभी पढ़ा था कि एक साल में मैक्सिमम माने अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न मिलता है। तो फिर ऐसी क्या नौबत आई कि उनको 4 लोगों को एक साल में देना पड़ा? वो कब? तो 1999 में एकमात्र वर्ष था जब भारत रत्न 4 लोगों को प्रदान किया गया था। पहला था जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत, मरने के बाद, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बरदोलोई मरणोपरांत और पंडित रविशंकर। ये 4 लोगों को, 2 को मरने के बाद मिला मरणोपरांत और 2 को जीवित थे उसी समय मिला। भारत रत्न अब तक की बात करा जा रहा है। भारत रत्न 2 गैर भारतीयों, खान अब्दुल गफ्फार खान ये पाकिस्तान के थे, ठीक है, और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को भी प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते हैं, ये लंबे समय तक जेल में संघर्ष करे हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के वहां के थे, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, और ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत का गांधी भी कहा जाता है। इनको ये गैर भारतीय मतलब ये भारत के ना होने के बावजूद भी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। याद रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है भारत रत्न पदक का डिजाइन। अब यहां हम समझेंगे कि भारत रत्न जो होता है, जो मिलता है, जो पदक होता है, जिसे आप कहीं खेलते हो, अच्छा प्रदर्शन करते हो तो कुछ मिलता है, तो कुछ जो होता है उसका डिजाइन कैसे होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, ये यहां पढ़ना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत रत्न पदक प्लेटिनम से घिरे पीपल के पत्ते के आकार का होता है। यह लगभग 59 mm लंबा, 48 mm चौड़ा और 3.2 mm मोटा होता है। 59, 48 और 3.2, ठीक, ये उसका आकार होता है। पीपल के गिरे पीपल के पत्ते के आकार का होता है। पीपल का पत्ता आप सब लोग जानते हैं। पदक के एक तरफ उभरा हुआ सूर्य हो, पदक के एक तरफ उभरा हुआ क्या होता है? सूर्य होता है, जो प्लेटिनम से बना है। जो क्या चीज से बना होता है? प्लेटिनम से बना होता है। इसका व्यास 16 mm होता है। 16 mm उसका व्यास, डायमीटर 16 mm होता है, और किरणें सूर्य के केंद्र से फैल रही है। और जो किरण है वो कहां से फैलेगी? तो सूर्य के केंद्र से फैल रही है। सूर्य के डिजाइन के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न शब्द लिखा हुआ है।
क्या, देखिए ध्यान से, सूर्य के डिजाइन के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न शब्द लिखा हुआ होता है। अब आइए आगे, पदक के दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते यानी सत्य की जय हो लिखा है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अंकित होता है। ठीक है, पदक के साथ 2 इंच चौड़ा सफेद रिबन जुड़ा होता है, उसमें 2 इंच सफेद रिबन भी क्या होता है, चौड़ा जुड़ा होता है। भारत रत्न पदक कोलकाता के अलीपुर टकसाल में ढाले जाते हैं। वो ढलाई होती है, कहाँ ढलाई, अब ढलाई का मतलब वो मत समझ लेना, बनाया जाता है। इस टकसाल में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी ढाले जाते हैं। क्या क्या ढाले जाते हैं, तो भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी डाले जाते हैं। ठीक है, अब कभी अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, इस सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आइए अगला है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस। ये क्या होता है, 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत रत्न और अन्य पुरस्कारों को वैध माना, क्योंकि वे अनुच्छेद 18 के तहत वर्जित नहीं है, लेकिन उन्हें प्राप्तकर्ता के नाम साथ उपयोग नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 18 सरकार के सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से क्या करता है, वर्जित करता है। आज के क्लास में हमने इतना जाना, फिर अगले क्लास में मैं आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण हाल फिलहाल में बिहार में कितनी हस्तियों को मिला है उसके बारे में अगले क्लास में हम लेके आएंगे। नमस्कार।